हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब होता है तो उस वक्त हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया था कि सारा डिसोल्यूशन एक साथ हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसके सारे एसेट पोस्ट कर देते हैं डेबिट में, क्रेडिट में लायबिलिटीज पोस्ट कर देते हैं, सबको बेच के सब कुछ पेमेंट करके छोड़ जाते हैं। लेकिन ये अजम्पशन था कि हम लोग सारे एसेट एक ही दिन में लिक्विडेट करेंगे, रियलाइज हो जाएगा, सारा लायबिलिटीज पे करेंगे। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली रियल लाइफ में होता ये है कि फेज वाइज, स्टेजेस वाइज आपके एसेट बिकते हैं और जैसे आपके हाथ में एसेट बिकेंगे, पैसा आएगा, इमीडिएटली क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे। आपको जिनको पेएबल है वो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तो अभी किसको पहले पे करने का, ऐसा जब सिचुएशन आता है तब पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हेल्प करता है कि हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड करने के लिए। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का रिवीजन लेक्चर। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करते वक्त हमें यह ख्याल रखना होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट के लिए हमें लायबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किस तरह का, किस नेचर का लायबिलिटीज हो सकता है। सो फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड अबाउट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। इसमें हम लोग को करना यह होता है कि हमारे लिए कौन सा लायबिलिटीज किस ऑर्डर में पे करना है। सो ऑर्डर ऑफ पेमेंट करते वक्त हम लोग सबसे पहले सोचते हैं अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होता है जो हमें हमारा एसेट बेचते वक्त एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे एसेट्स को और रिपेयर्स मेंटेन करके बेचना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये कंपलसरी है कि हमें पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बाजू में करना पड़ेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा। जो भी फ्यूचर प्लान के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एस्टिमेटेड वी कैन से, सो उस तरह के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड होता है रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड। सो अनरिकॉर्डेड या जिनको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है मे और मे नॉट बी हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए आपको प्रोविजन करके रखना पड़ सकता है। ऐसा एक्सपेंसेस जो रिकॉर्डेड नहीं है, अचानक से आ गया, तो उसके लिए हमें प्रोविजन करना पड़ सकता है। तो अनरिकॉर्डेड और कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए हमें प्रोविजन करना पड़ सकता है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड करते वक्त पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा है अनरिकॉर्डेड और कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए। नाउ थर्ड वन इज आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज होता क्या है? आउटसाइड लायबिलिटीज में कुछ स्टेजेस है जिसमें हमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो होता है जिनके लिए ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट होने से पहले हमारे पास कोई एसेट्स, स्टॉक सिक्योर्ड करके रखा होता है। सिक्योर्ड में से फॉर एग्जांपल एक लोन है, बैंक लोन के सामने लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर्ड है। दैट मींस अगर हमारा बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को वो एसेट बेच के जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर सबसे पहला हक बैंक का है। सो बैंक के लिए वो सिक्योर्ड लोन है, बैंक ने लोन देते वक्त सिक्योरिटी मॉर्गेज रख के दिया है। सो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हो जाते हैं जिनके सामने सिक्योरिटी है, एसेट्स है। लेकिन कभी कभी वो सिक्योरिटी पार्शियली भी हो जाता है। मतलब सपोज इमेजिन करो 10 लाख का लोन है और एसेट बेच के आपको सिर्फ 8 लाख रुपीस रिकवर हो रहा है। इन दैट केस द अमाउंट ऑफ 2 lakhs विल बिकम द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। दूसरा, बाकी बचे हुए क्रेडिटर जिसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है, दे ऑल कम्स अंडर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बात आएगा तो उसमें भी हमें एक ऑर्डर डिफाइन करनी है। यस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारे लिए
जिनका लायबिलिटी कंपल्सरीली देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ड्यूज। आपने अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं भरे हैं, सेल्स टैक्स से, इनकम टैक्स से, आप अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर रहे हो आज के जमाने में जीएसटी। सो अगर हमने गवर्नमेंट के ड्यूज, कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए तो हमें वो पैसा सबसे पहले पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोसीजर रोक देंगे वो। सो आमतौर पे गवर्नमेंट ड्यूज आर कम्स अंडर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज ड्यूज, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज का जो भी कुछ ड्यूज है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी आपको पेमेंट्स करने हैं, कंपनसेशन करने हैं, तो दैट हैज टू बी टेकन प्लेस। सो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में वो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ड्यूज, एम्प्लॉइज ड्यूज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें देने पड़ेंगे। जो सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, जो प्रेफरेंशियल नहीं है, वो अदर्स में आ जाएगा, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं करता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है, आपका बिल्स पेएबल है, वो सब आइटम्स हमारे लिए अदर्स में आएगा। तो अदर्स के लिए प्रॉब्लम ये होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग जब कर रहे थे तो मैंने क्लियर बताया था, हमारे लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले बाजू में करना है, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन करना है, उसके बाद सिक्योर्ड वाले का चला जाएगा, अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल्स आ जाएंगे, प्रेफरेंशियल्स का देने के बाद अदर्स आएगा। लेकिन अभी जब अदर्स आ जाते हैं तो बहुत सारे अदर्स हो सकते हैं। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अदर्स का पेमेंट कैसे करने का, तो आ जाता है प्रोरेटा। प्रोरेटा इज नथिंग अदर देन द प्रोपोर्शनेट। सपोज हमारे आउटसाइड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों का अमाउंट पेमेंट करना है। सपोज क्रेडिटर्स का 10,000 और बिल्स पेएबल का 5,000 हमें पेएबल है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इनका जो रेशो है दैट इज 2:1। ये समझो क्रेडिटर्स डबल पे करने हैं एज कंपेयर टू बिल्स पेएबल, तो 2:1 रेशो में हमारा पेमेंट बनता है। तो अगर आपके हाथ में सिर्फ 3,000 रुपए है तो पहले किसको देने का? ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पहला और दूसरा ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ दे आर ऑल अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो वो एक लेवल पे आ गए, एक लेवल का लायबिलिटी है तो प्रोरेटा बेसिस में 2:1 क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए दे दो और बिल्स पेएबल को 1,000 रुपए दे दो। दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द इक्वल लायबिलिटीज। सिमिलरली पार्टनर्स लोन, प्रोरेटा में और कौन आ सकता है? पार्टनर्स लोन। जब हम लोग पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करते हैं तो उस वक्त भी पार्टनर ए और पार्टनर बी इन दोनों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या लोन अमाउंट दिया है, उस रेशो में प्रोरेटा बेसिस पे पेमेंट होता है। क्योंकि हमारे हाथ में पीसेस में स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट आता है, टुकड़ों टुकड़े में जो रिसिप्ट आता है उसे पेमेंट करते वक्त भी टुकड़े टुकड़े देना है। तो किस तरह से दे सकते हैं? ये ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सेकंड अनरिकॉर्डेड और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, थर्ड आउटसाइड लायबिलिटीज में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन आफ्टर अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अदर्स, देन अदर्स और पार्टनर्स लोन में हमें देना पड़ेगा प्रोरेटा बेसिस पे। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉर लायबिलिटीज। नेक्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉर पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स को ऑर्डर ऑफ पेमेंट करते वक्त हमें ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल किया है कि नहीं। सो अगर हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल किया है तो वहां से हमें मिलेगा कि कितना अमाउंट एक्सेस कैपिटल है, तो उसमें हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू पार्टनर्स मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल से ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू पार्टनर्स मिलेगा, तो कितना अमाउंट हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट करना है टू पार्टनर्स वो पता चलेगा। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस पेमेंट। हमारे कौन से पार्टनर ने कुछ एक्सेस कंट्रीब्यूट किया होगा तो उसे सबसे पहले पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब भी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पार्टनर्स को जो पेमेंट होगा अल्टीमेटली वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा। अगर वो करना है तो हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं जहां पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो पर्टिकुलर्स में सबसे पहला आएगा एडजस्टेड कैपिटल। सो एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? जिसमें हम लोग पहला लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। सो हमारा फलाना फलाना
ओपनिंग बैलेंस रहेगा, जस्ट इमेजिन हमने ए बी और सी का 40,000, 20,000 एंड 50,000 ये हमारा बैलेंस लिया है। फिर ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ऐड करो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो लेस करो। तो यहां पे ऐड एंड लेस, जस्ट इमेजिन 2:3:5 ये रेशियो इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे 1000, 1500 एंड 2500 ऐसा हमारा एक लॉस का अमाउंट है। तो 5000 का लॉस था, 10,000 का रिजर्व था, वो हमने यहाँ पे बांट दिया। ऐसा करके जो भी अमाउंट बचेगा 40,000 में से 2,000 जाएगा, ऐड होगा, और 1,000 लेस होगा तो 41,000 बचेगा। सो 21,500 एंड 52,500। सो इस हिसाब से हमें जो मिलेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में अमाउंट होगा ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व सरप्लस, लेस प्रोविजन और फिक्टिशियस आइटम जो हमारे लिए डेबिट बैलेंस इसमें है। इसके बाद सेकंड होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बात करेंगे तो वो दिया है 2:3:5। सो देखा जाए तो ये सबसे कम अमाउंट होना चाहिए था जो कि 42,000 है, और ये मिडिल में आना चाहिए था जो 21,500 है। इसका साफ मतलब ये हो रहा है इसने सबसे ज्यादा अमाउंट दिया होगा शायद। लेट्स सी कितना अमाउंट ज्यादा दिया है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 3 होता है स्टेप 1, हम लोग यूनिट कैपिटल निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट कैपिटल। स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 2। सो 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 20,500। 21,500 को डिवाइड करेंगे 7 3 जा, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, 6 6 6 7, 167 आ जाएगा। देन 5 से डिवाइड करेंगे 10,500। कुछ इस हिसाब से हमारा स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2 करके हमें अमाउंट मिलेगा। इस सब में सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 7167, सॉरी 3। सो लिस्ट ऑफ स्टेप 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 7167 से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 21,500। यस, इसको हम लोग बाद में लेस करने वाले हैं। सो लिस्ट वाले को लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। 7167 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14,334। सो 14,334 हो जाएगा, और इसको 5 टाइम्स करेंगे तो 35,835 ऐसा अमाउंट बन सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है और हमारा जो स्टेप नंबर 4 है, तो स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, तो 41,000 में से 14,334 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 26,666। whereas ये 52,500 में से हम लोग माइनस करेंगे 16,665। स्टेप नंबर 6 अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:3 की जरूरत नहीं है, सो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो 13,333, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5। सो अगेन को डिवाइड बाय स्टेप नंबर 6 किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 333। लिस्ट ऑफ स्टेप नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 333 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 666 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,665 हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 9 होता है स्टेप नंबर 5 माइनस स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 5 में 26,667 था, ये सब लेस होगा 20,000। एक्सेस पेमेंट किया है 20,000 का ए ने, और इसका बैलेंस करेंगे तो नील होगा। सो यहाँ पे
अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले पेमेंट्स टू पार्टनर में सबसे पहले पे टू ए होगा ₹20,000. सो पे टू ए ₹20,000. नेक्स्ट करेंगे पे टू ए को 6667 एंड इसका 16665, इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो देना पड़ेगा. सो पे टू ए एंड सी रुपीज सो एंड सो इन 2:5 रेशियो 23,331. So pay to A and C rupees 23,331 and in the ratio of 2:1. अगर आपके हाथ में पैसा कम है तो आप पूरा 23,000 पे नहीं कर सकते, कम अमाउंट होगा तो 2:1 में बांटेंगे. उसके बाद पे टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Pay to all partners in their profit sharing ratio. This should be taken place while doing calculation of excess capital or then payments to partners. So payment to partners करते वक्त order of payment जरूरी है. हमारे इस पार्ट को लेकर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसका क्विज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आप लोग अपना प्रैक्टिस करने के लिए उसको यूज कर सकते हो. ऑल द बेस्ट.